जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 फरवरी से आप लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है और 4 फरवरी को आप लोग हिंदी का एग्जाम है। तो समय अब बहुत कम है बच्चों आप लोग के पास। तो इन कम समय में आप लोग को बेहतर प्रश्नों को देखना होगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, एक ही बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आए हुए हैं। अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल में आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में हम लोग जेक द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट को देखेंगे, जहां से आप लोग को कई प्रश्न आज डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आइए हम लोग बिना देर करते हुए एक एक प्रश्न को देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है मॉडल। ठीक है, मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर विथ आंसर फॉर एग्जामिनेशन 2026 क्लास 10 हिंदी ए सेट 2। ठीक है बच्चों, अगर इसका जो पहला सेट है उसको हमने करा दिया है बच्चों। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, इसका अपलोड किया गया है। आज हम लोग सेट 2 को देखेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे आप लोग को कुल समय जो रहेगा वो 3 घंटे दिया जाएगा। पूर्णांक जो है 80 मार्क रहेंगे। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे 1 से 30 जो रहेगा वो MCQ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, किस टाइप के प्रश्न रहेंगे बच्चों, तो कहोगे सर MCQ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आप लोग को कुछ गद्यांश दिए रहेंगे और इनसे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसको उत्तर देना है। देखिए, सबसे पहला जो है कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक एक करके थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। यानी कौन सी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है बच्चों, तो कहोगे सर साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, तो वह बिल्कुल निडर होती है और बेखौफ होती है। ठीक है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि जो साहसी मनुष्य होते हैं वे, ठीक है, उनकी पहचान यह है कि वे इस बात की कभी चिंता नहीं करता है कि जो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपने चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मुद्दिम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है बच्चों उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास में है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो बच्चों अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि जो साहस की जिंदगी होती है वो सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली क्या होते हैं, तो असली वे ताकत होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों तीसरा देखिए, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि, सॉरी यहाँ पे किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। कौन, साहसी, सॉरी यहाँ पे ठीक था, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो कौन नहीं करता है, जो साहसी मनुष्य होते हैं। ठीक है, डरपोक, कायर, भीरू ये तो नहीं हो सकता, मतलब जो साहसी मनुष्य होंगे, ठीक है, वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं। नेक्स्ट कह रहे जनमत शब्द कौन समास है। अब समझिए जनमत, ठीक है, तो जनमत जो है बच्चों वो कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समझिए, अड़ोस पड़ोस अगल बगल को देखकर चलना या कैसी जीव का काम है, साधारण जीव का काम, यानी जो अड़ोस पड़ोस होते हैं, जो अगल बगल होते हैं उनको देखकर चलता है। ठीक है, तो जो दूसरों को देख करके चलने का काम करता है वो कौन करता है, तो साधारण ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। कि विघ्नों का दल चढ़ाए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे, अब न रहेंगे दलित दिन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे, क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं ना हित कर्म करेंगे, पुण्य भूमि या भारत माता जग की हम तो भीख ना लेंगे,
मिश्री मधु मेवा फल सारे देते हमको सदा यही है। बदली चावल कदली है, कदली चावल अन्य विविध और क्षीर सुधा में लुटा रही है। देखिए अब समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहे बच्चों, किसके आने पर भयभीत ना होंगे? तो किसके आने पर भयभीत ना होगा कि विघ्नों का दल चढ़े आने पर, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आप कह रहा है भारतवासी किसकी खातिर गरित कर्म निंदनीय कार्य नहीं करेंगे? तो किसके कार्य नहीं कहेगा बच्चों? तो क्षुद्र स्वार्थ के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहे कवि क्या आशा करता है, यानी इसमें कवि क्या दिखाता है? तो कवि क्या आशा करता है बच्चों? तो भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। भारत माता हमें क्या देती है? तो भारत माता हमें क्या देती है? अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, खाने की विविध वस्तुएं देती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। आप समझे बच्चों, जो प्रश्न है उनका हम लोग 4 ऑप्शन में से एक को सही चूज करना है जो करेक्ट होगा। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया है? अब समझिए बच्चा क्या पढ़ रहा है बच्चों? तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया है। सिर्फ होता है कि बच्चा पढ़ रहा है तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया, लेकिन कह रहा है बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सकर्मक क्रिया। बच्चा हंस रहा है, निम्न से कौन सा क्रिया का भेद है? आप समझिए बच्चा हंस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं? ठीक है बच्चों, अन्य रचना के आधार पर वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित वाक्य उपवाक्य होते हैं। ये किस में होता है? तो ये मिस्र में होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। शाम हुई और तारे निकले, यह कौन सा वाक्य है? देखिए कहने का अर्थ है कि शाम हुई और तारे निकले, शाम होने के बाद तारे निकले, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, ठीक है बच्चों। यानी हमें अपनी सभ्यता और किस पर गर्व है? तो संस्कृति पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? और अंबर का एक अर्थ होता है कि वस्त्र, और दूसरा अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा क्या होता है? तो बच्चों अंबर का दूसरा अर्थ आकाश होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य, ठीक है। अब समझिएगा, घोड़ा दौड़ता है, इससे तो भाव का पता नहीं चल रहा है। किसान हल चलाता है, ये भी तो इससे पता नहीं चल रहा है। माँ से चला नहीं जाता है, देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि माँ से चला नहीं जाता, मतलब ये चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नहीं देखेंगे। विद्यालय विद्या के लिए आले, कौन सा समास है? यानी विद्यालय में विद्या के लिए आले कौन सा समास है बच्चों? तो ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 से 18 के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके कि हवलदार साहब, यहाँ पे मिस्टेक है, शायद हवलदार साहब होता है, ठीक है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदकूची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी भी एक गली से निकला था। क्या क्या लिया था बच्चों? याद रखिएगा, ठीक है। और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। इसी बेचारे की दुकान भी नहीं थी, इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी। फेरी लगता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। आप समझिए बच्चों इसको कि हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो क्या नहीं लगा? पान वाले के द्वारा पान खाना? जी नहीं। कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना? ये भी नहीं। मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, ये इसका सबसे ज़्यादा बुरा लगा था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? आप समझिए जो बूढ़ा था, ठीक है,
जिसको मरिया लंगड़ा आदमी था वो कौन था? तो ये कैप्टन साहब थे चश्मे वाले। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 20 के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी 19 से 20 का जो प्रश्न है उनके उत्तर देने के लिए इसको हम लोग पढ़ना होगा। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपूर्वक, क्या है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, अब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कवि किसे धन्य कह रहा है? शिशु को, माँ को, शिशु और उनकी माँ को, और शिशु की मुस्कान को। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, शिशु और उसकी माँ को। माँ बच्चे को क्या कराती रही है? यानी जो माँ है वो बच्चे को क्या कराती रही है? ठीक है, तो काम, आराम, मधुपर्क और संपर्क। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। दंतुरित का अर्थ क्या होता है? तो दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों नए नात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कह रहा है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था बच्चों? तो याद है कैप्टन महोदय। ठीक है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? तो बाल गोविंद जो भगत थे वो किस प्रकार के थे? तो मंझले कद के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी लेखन के लिए क्या आशय है? समझे, कहानी लेखन के लिए क्या आशय बच्चों? तो कोई भी कहानी लिखने के लिए पात्र होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? आप समझे, जो शहनाई की ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको मंगल ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। किसके व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की गगरी से की गई थी? ठीक है, तो उद्धव याद है ना। ठीक है, तो उद्धव की तुलना किया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री राम ने किसके धनुष तोड़े थे? तो श्री राम ने किसके धनुष तोड़े थे? तो शिव जी की धनुष तोड़े थे, नहीं कि परशुराम को, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अट नहीं रही है कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन है? तो फागुन महीने की। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम होता है? यानी जो फसल उगता है वो किसके सहयोग का परिणाम होता है बच्चों? तो प्रकृति और मनुष्य के। माता का आंचल पाठ का नायक कौन है? अब समझिए, माता का जो आंचल है उस पाठ का नायक कौन है? तो कौन है? गुरुजी। कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? यानी जो कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसको स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 30 जो था ग्रुप ए के एमसीक्यू प्रश्न थे, इन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को हमने अध्ययन किया। अब हम इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, जो खंड बी के प्रश्न है, उन प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी इसको पढ़ करके किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिलाकर उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितनी ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों में खिंचने और हेरिक्टिस बहुत कम जिया, पर प्रश्न मन डेमोक्रिट्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य की चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसी प्रबल इंजन है, क्या है बच्चों? एक प्रबल इंजन है कि उसमें शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। ठीक है, ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रश्न रखना है।
सुयोग वेद अपने रोगी के कानों से आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेजी डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। डॉक्टर हस्पलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी बहुत उत्तम चीज़ है, यह पाचन के लिए है, इससे अच्छी औषधि और नहीं है। एक रोगी ही नहीं, सबके लिए हंसी बहुत काम की वस्तु है। ठीक है, अब समझिए, इससे जो संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग आंसर करते हैं। कह रहा हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है, यानी हंसी जो है वो भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है, या फिर हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है कैसे। तो बच्चों, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, अर्थात हमारे मन, प्राण, हृदय आदि में जब आनंद का भाव उत्पन्न हो जाता है तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, यानी खुश हो जाता है, तब उनका प्रकटीकरण चेहरे पर हंसी के रूप में होता है। ठीक है, और हम खिलखिलाकर हंसते हैं, अर्थात खुश होते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर हो गया, 32 नंबर देखते हैं। पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया था। तो पुराने समय के जो लोग थे उसने हंसी को महत्व दिया था। क्यों पुराने समय में लोगों ने हंसी का स्वास्थ्य के लिए आवश्यक समझकर उसे महत्व दिया था। उनके अनुसार जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी, क्योंकि पेट फुलाकर हंसने से मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं और चित्त प्रसन्न हो जाता है, उससे पाचन शक्ति बढ़ती है। समझे, यानी कि कहने का अर्थ है बच्चों कि गुस्साने से अच्छा है कि खिलखिला करके हंसना चाहिए। अगला, हेरिक्लेस और डेमाक्रिट्स के उदाहरण से लेखक क्या कहना चाहता है। तो उसके माध्यम से लेखक कहना चाह रहा था कि हमेशा हंसते रहना चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति अधिक हंसता है वो अधिक वायु तक जीता है, यानी वो अधिक समय तक जीता है। अगला, जिंदगी किसका नाम है। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। ठीक है बच्चों, अभी हमने जस्ट पढ़ा ना। हंसी खुशी का नाम कैसे है, हंसी खुशी का नाम जीवन कैसे है। तो विद्वानों का कहना है कि हंसने और खुश रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और आयु बढ़ती है। रोने वालों का जीना व्यर्थ है और हंसी जीवंता का प्रतीक है। हंसी खुशी का ही नाम क्या है, जीवन है। चलिए, डॉक्टर हस्पलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है। तो डॉक्टर ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय के संबंध में लिखा है कि हंसी बहुत ही उत्तम चीज़ है, यह पाचक है, इससे अच्छी औषधि और कोई नहीं है। एक रोगी ही नहीं, हंसी सबके लिए बहुत ही काम की वस्तु है। ठीक है, चलिए, एक अंग्रेजी डॉक्टर ने क्या कहा है। तो एक अंग्रेजी डॉक्टर ने क्या कहा है बच्चों, एक अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से अच्छा है एक हंसोड़ आदमी को ले जाना लाभकारी है। हंसी को एक शक्तिशाली इंजन की तरह क्यों कहा गया है। हंसी को एक शक्तिशाली इंजन की तरह क्यों कहा गया है। तो हंसी को एक शक्तिशाली इंजन की तरह इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शोक और दुख की दीवारों को ध्वस्त कर देते हैं। हंसने से क्या होता है, सारे दुख भूल जाता है। अगला, अब ग्रुप सी के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो 3 मार्क्स का रहेगा। सेनानी ना होते भी चश्मे वाले लोग को कैप्टन क्यों कहते थे। यानी जो कैप्टन था वो तो कोई सेनानी नहीं था बच्चों, फिर भी उसे लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो चश्मे वाला सेनानी ना होते हुए भी वो एक परम देशभक्त था। ठीक है, यानी वो देश से अनंत प्रेम करते थे। वह बुढ़ा सा गरीब मरियल फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला था। यानी जो व्यक्ति था वो कैप्टन, वो क्या था, चश्मा बेचने वाला था। वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे को देखना नहीं चाहता था। यानी जो महात्मा गांधी की जो फोटो होते थे, उनकी जो मूर्ति होती थी, उनको बिना चश्मे को देखना पसंद नहीं करते थे। वह अपनी ओर से नेताजी को कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगाता रहता था। उसकी इसी भावना को देखकर उसे लोग नेताजी का साथी समझते थे और लोग उसे आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन समझते थे, जिस कारण से उसे लोग कैप्टन कहते थे बच्चों। ठीक है, चलिए, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। असपाल की इस विचार से क्या आप सहमत हैं। असपाल के विचार के अनुसार बिना घटना, पात्र और बिना विचार के कहानी बिल्कुल नहीं लिखी जा सकती है। कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ उसे कहना। अतः बिना किसी घटना या पात्र के नई कहानी लिखना संभव नहीं है। कहानी में कोई विचार, बात या उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अतः लेखक के इस विचार से सहमत है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। आप समझिए बच्चों, जो शहनाई की दुनिया होती है उसमें डुमराव को याद क्यों किया जाता है।
तो डुमरा भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। इसके साथ ही यहाँ सोन नदी के किनारे नरकट के पौधे भी मिलते हैं, जिनकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है, जिस कारण से इसका याद किया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहे बच्चों गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, यानी जो गोपियाँ था, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग एक राजा जो होता है उनका धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा कल्याण के लिए होना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूपों की रक्षा करे। ठीक है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, अर्थात फागुन की मस्ती का वर्णन करें। आप समझे बच्चों, जो फागुन का महीना होता है, ठीक है, तो पतझड़ के बाद का महीना होता है, जिसमें नए नए पत्ते उभर कर आते हैं और नए नए पुष्प उभरते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये महीना जो होता है काफ़ी मनमोहक महसूस लगता है, यानी कि काफ़ी मनमोहक दिखता है। तो फागुन का महीना मादक और सौंदर्यपूर्ण होता है। यह महीना बड़ा ही सुहावना होता है। इस माह में सभी फूल खिल जाते हैं तथा वृक्षों में नई नई पत्तियां निकल आती है। हवाएं भी अपने ढंग की सुगंधि युक्त होती है। इस माह में आकाश प्रायः साफ आकर्षक होता है। पक्षियों के समूह भी क्या है, कलरव करते सुनाई पड़ते हैं। आप देखे होंगे फागुन के महीने में जो पक्षियाँ होती है वो काफ़ी भी मधुर स्वर में गाती हुई नजर आती है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, आप समझिए बच्चों। एक बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होते हैं बच्चों। तो बच्चे की जो मुस्कान होती है वो निश्छल होती है, उसमें किसी प्रकार के छल कपट नहीं होती है और ये भोली होती है, उसमें कोई छल या स्वार्थ नहीं होता है। बच्चों की मुस्कान स्वाभाविक होती है। दूसरी ओर एक जो बड़ी मुस्कान होती है, बड़ों की जो मुस्कान होती है वो कुटिल और स्वार्थपूर्ण भी होती है। ठीक है, वे अपनी मुस्कान को माप तोल कर स्वार्थ के लिए प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने अंदर गम भी होता है तो भी कभी दिखाने के लिए मुस्कुरा देते हैं। वे कभी भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। तो बड़े लोगों की मुस्कान जो है एक बच्चे की मुस्कान से बच्चों काफ़ी डिफरेंस है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। एक मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं और उनके साथ खेलने की चाह करने लगते हैं। वह अपने साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती को देखकर अपनी मग्नावस्था को भूल जाता है। अब बच्चे देखिए, जैसे मान के चलिए अगर कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, वो बच्चा रो रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने साथी को देख लेता है और ठीक है, और इसके अगर साथी खेलना प्रारंभ कर देते हैं तो वो भी उसके साथ में मिल करके वो भी रोना भूल जाते हैं और उसके साथ में खेलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अगला, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो लेखिका को युमयांग जाते हुए रास्ते में बहुत सारी बौद्ध पताकाएं दिखलाई दी थी। कहाँ जाते हुए बच्चों, तो याद रखोगे युमयांग जाते हुए। लेखिका का गाइड और ड्राइवर जितेन था। जितेन नार्गो ने उन्हें बतलाया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। क्यों फहराई जाती है, तो जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। किसी नए कार्य के शुभारंभ के समय और रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। अगला बच्चों कह रहा है कि परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। यानी कि जब शिवशंकर का जो शिव का धनुष था, ठीक है, उसको जब राम ने तोड़ा था तो परशुराम काफ़ी क्रोधित हुए थे। तब लक्ष्मण ने उन्हें किन किन बातों से उनको तर्क दिए थे। ठीक है, तो उनको सबसे पहला जो तर्क दिया था कि बचपन में मैंने तो बहुत से सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया उसमें, लेकिन इस विशेष धनुष पर आपकी ममता इतना क्यों है। तो बच्चों लक्ष्मण कहना चाह रहा है कि भगवान राम ने तो बचपन में काफ़ी सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन उस समय तो आप कभी क्रोध नहीं हुए, आपने अभी उसमें कभी क्रोध नहीं दिखाया। आखिर इस धनुष में आपकी मोह माया इतनी क्यों है। दूसरे बताया कि लक्ष्मण कहते हैं उनकी नज़र में सभी धनुष एक समान है, फिर भी इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं। मतलब लक्ष्मण कह रहा है बच्चों परशुराम से कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, तो हमने तो बचपन में बहुत से तोड़े थे, तो उस समय तो कभी कुछ नहीं बोले, तो आज इस धनुष पर इतना क्यों बोल रहे हैं, इतने गुस्से क्यों हो रहे हैं। चलिए, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। तो बार बार जब कह रहे हैं, तो परशुराम जब क्रोधित हो रहे थे तो कह रहा है हमने तो इस पुराने धनुष को तोड़ा, ठीक है, तो उसमें हमारी क्या गलती है।
इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमारा क्या मिला। ठीक है, ये तो जैसे ही राम ने इसमें चढ़ाने की कोशिश की तो टूट गई। अगला कह रहा है राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि वो टूट गया, इसमें राम की कोई दोष नहीं है। यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया राम ने इस धनुष को तो छुआ ही था और ये टूट गया, इसमें से राम की कोई दोष नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न वचन कह रहे माता का आंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। यह सही है कि बच्चे लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। वह अपने पिता के साथ खाता पीता और सोता था। उसके पिता ने उसे लालन पालन में ही सहयोग नहीं दिया, अपितु वे उनके अच्छे दोस्त भी थे और उसके खेल के साथ साथ रहते थे। लेकिन विपदा के समय बच्चे को लाड़ प्यार की अपेक्षा ममता, सहानुभूति और सुरक्षा की भावना की आवश्यकता होती है और वह उसे माँ की गोद में मिल सकती है। बच्चा माँ की गोद में अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस करता है वो उतना पिता के लाड़ प्यार की छाया में नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ की याद आती है, पिता की नहीं। माँ की ममता बच्चे के घाव भरने में मरहम का काम करती है। माँ के आंचल में बच्चा का स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, कह रहा है अपने विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है। यानी अपनी विद्यालय जो बच्चों स्कूल जो है उसमें पानी की व्यवस्था के लिए, उत्तम व्यवस्था के लिए अपने विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक जो हेडमास्टर है उनको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए किसे लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सेवा में प्रधानाध्यापक जिस विद्यालय को लिखना चाह रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आदर्श विद्यालय रांची। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं +2 उच्च विद्यालय टुंडी गिरिडीह। ठीक है, तो धन्यवाद। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि विषय क्या है, तो विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु, यानी कि विद्यालय में पानी की उत्तम व्यवस्था करने के लिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, यानी कि हमारे विद्यालय में पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है, जिस कारण छात्रों की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भोजन अवकाश में टिफिन खाने के बाद, यानी जब टिफिन होता है बच्चों उसमें भोजन करने के बाद सामान्यतः नल के पानी का सेवन करने से छात्रों के अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। मतलब कहने का जो जल है वो अच्छे नहीं है, जिन कारण से उनका सेवन करने से छात्रों में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है। उनकी पठन पाठन पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है। आप समझिए जब बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका पठन पाठन जो होगी वो प्रभावित होगा। ठीक है, गर्मियों में तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है, तो श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यालय में पीने की शुद्ध जल की व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सभी आभारी बना रहेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र लिख दीजिएगा नाम अपना अपना। ठीक है, क्लास और रोल नंबर। डेट बच्चों, तो आप लोग का डेट कब लिखोगे, तो जिस तिथि को लिखोगे, जैसे मान के 4 तारीख को आप लोग एग्जाम है तो लिखिएगा 4/2/2026। ठीक है, प्रश्न है आपके पास में, कह रहे छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को 5 मार्क्स दिया जाएगा। चलिए, तो विज्ञापन कैसे तैयार किया जाएगा इसको तो हम लोग देख लेते हैं। किसके प्रति करना है, तो बच्चों छात्रों में जागरूकता लाने के लिए। ठीक है, छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए विज्ञापन लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो विज्ञापन कैसे लिखोगे, शॉर्ट में लिखना है 50 शब्दों में। पढ़े चलो बढ़े चलो, इसको थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखोगे। ठीक है, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजें, अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजिए या तो भेजें। शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है और अच्छे नागरिकों से बनता है उत्तम देश। शिक्षा ही विकास की नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए। सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनहित में जारी। कहने का अर्थ है बच्चों कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पीता है उतना धारता है, इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है,
कहावत है ना बच्चों, एगो नारा दिया हुआ है कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट 1 के जो प्रश्न थे बच्चों, उसको आज हम लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी जब तक एग्ज़ाम संपन्न ना हो जाए तब तक डेली एक एक सेट करके आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वीडियो के अधिक से अधिक छात्रों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये भी इसका लाभ उठा सके। और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें।